मछुआरा और उसके 4 बेटे। एक समय की बात है। एक गांव में एक मछुआरा और उसके 4 बेटे रहते थे। मछुआरा बहुत मेहनत करके अपने चारों बेटों को पाल पोस के बड़ा कर रहा था। पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद भी वो सिर्फ अपने चारों बेटों को खाना खिला सके उतने ही पैसे कमाई कर पाता था। थोड़े दिनों बाद जब मछुआरे के चारों बेटे बड़े हो गए थे, कुछ व्यापार करके अपना जीवन निर्वाह चला सके, इसीलिए एक दिन मछुआरे ने अपने चारों बेटों को बोला, देखो अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कुछ व्यापार करके अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए तुम्हें पहले खुद को जानना होगा, खुद की पहचान बनानी होगी और उसके लिए कुछ काम यानी कि व्यापार आना चाहिए। मैं तुम लोगों के लिए कुछ जोड़ नहीं पाया हूँ। चारों बेटे अपने पिताजी की ओर देखते हुए पिताजी के भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े ही देर में मछुआरे ने अपने चारों बेटों को बोला, कल सुबह ही तुम्हें घर से दूर अपने आप को जानने के लिए निकलना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है, कौन सा काम तुम कर सकते हो, किस व्यापार को करने में तुम्हें दिलचस्पी है, कौन सा काम करके तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, ये जानने के लिए तुम्हें घर से दूर जाना होगा। पिताजी की बात सुनते ही चारों बेटे एक दूसरे के सामने देखने लग गए और फिर सबसे बड़े बेटे ने पिताजी को पूछा, घर से दूर जाना होगा? तो छोटे बेटे ने कहा, ऐसे कैसे हम रह सकते हैं? तो फिर तीसरे बेटे ने पिताजी के सामने देख के बोला, ठीक है पिताजी, हम कल सुबह ही काम सीखने के लिए निकल जाएंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही चारों बेटे पिताजी को गुड बाय कह के निकल गए। थोड़े दूर पहुंच के चारों लड़के ने देखा यहाँ पर 4 रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। सबसे बड़े बेटे ने यानी कि राजू ने अपने भाइयों से कहा, हमें यहाँ से अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए। हम लोग 4 साल बाद वापस यहीं मिलेंगे। चारों भाइयों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। राजू अपने रास्ते में एक आदमी से मिलता है। आदमी राजू को बोलता है, अरे नौजवान, आगे रास्ता नहीं है, कहाँ जा रहे हो? राजू उस आदमी को बताता है कि उसे कुछ काम सीखना है और वो उसकी खोज में निकला है। उस आदमी ने राजू को कहा, ठीक है, तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे गुप्त चोर बना दूंगा। नहीं नहीं, मुझे ईमानदारी से पैसा कमाना है, राजू ने कहा, चोरी से नहीं, मुझे आजाद होकर जीना है, जेल में नहीं जीना है। आदमी ने राजू से कहा, अरे नौजवान, मैं कहाँ तुम्हें जेल में जीने को बोल रहा हूँ, सिर्फ चोरी का हुनर सीखो और उसका अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। थोड़ी देर सोचने के बाद राजू उस आदमी की बात से सहमत हो गया। उसने सोचा, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। राजू फिर उस आदमी के साथ जाता है। वह आदमी उसे चोरी करने में इतना कौशल बना देता है कि लूट चाहे कोई भी हो, वह उसे बिना किसी के जाने आसानी से चुरा सकता है। जब दूसरा बेटा यानी कि मोनू चल के ऐसी जगह पर पहुंचा जहां एक नदी बह रही थी और वहां पे सिर्फ एक ही मकान था और दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। उसने एक आदमी को नदी के पास देखा। उस आदमी के हाथ में एक शीशे का बना हुआ मशीन था, लेकिन मोनू उस चीज को समझ नहीं पाया। उस आदमी के हाथ में क्या है उसे समझ में नहीं आया। मोनू उस आदमी के पास गया और उसे पूछा कि वो इस मशीन के साथ क्या कर रहा है। आदमी ने जवाब दिया, इस मशीन से मीलों दूर तक देख सकते हैं और मशीन को बाइनोक्यूलर यानी कि दूरबीन कहते हैं। मोनू ने उस आदमी से कहा, ये तो बहुत ही दिलचस्प दिख रहा है।
क्या आप मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे? उस आदमी ने कहा, यदि तुम सीखना चाहते हो तो जरूर सिखाऊंगा। फिर मोनू उस आदमी के साथ रहने लगता है। वो आदमी मोनू को दूरबीन का इस्तेमाल करने की कला सिखाता है और कुछ महीनों में मोनू उसका इस्तेमाल करना सीख जाता है। वो आदमी मोनू को बताता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से दूरबीन चलाना आ गया है और अब तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मोनू ने कहा, हाँ, पूरा साल बीत गया, अब मुझे जाना चाहिए। मोनू फिर निकलने की तैयारी करता है। जाते वक्त उस आदमी ने मोनू को दूरबीन देते हुए कहा, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। इसके साथ तुम कोई भी चीज देख सकते हो, चाहे वो आकाश में हो या जमीन पे। उसी टाइम तीसरा भाई क्या कर रहा था? तीसरा भाई यानी कि सुरेश चलते चलते एक शिकारी से मिलता है। वो शिकारी के साथ उसके घर में रहता है और उसे शिकार करना सीखता है। काफी दिन मैदान में शिकार करने के बाद एक दिन शिकारी सुरेश को बोलता है, चलो आज मैं तुम्हें जंगल में शिकार करना सिखाता हूँ। सुरेश ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। वहां वो हिरन को मार गिराता है। फिर शिकारी ने सुरेश को एक पक्षी को मारने के लिए बोला, लेकिन सुरेश पक्षी का शिकार नहीं कर पाया और अपना निशान चूक गया। शिकारी ने सुरेश से कहा, अब से तुम्हें हर रोज जंगल में अभ्यास करना होगा। सुरेश ने कहा, ठीक है। थोड़े दिन बाद सुरेश वो भी सीख गया और अब सुरेश अपना निशान कभी नहीं चूकता था। शिकारी ने सुरेश को अपने अभ्यास में श्रेष्ठ प्रदर्शन की तारीफ की और उसे कहा, अब तुम पूरी तरह से पक्के निशानबाज हो गए हो। सुरेश ने शिकारी का धन्यवाद करते हुए कहा, आपके बिना मैं इतना अच्छा नहीं सीख पाता। अब मैं घर जाकर अपने पिताजी की मदद करूंगा। शिकारी ने साथ में धनुष और बाण भी ले जाने को बोला और कहा, ये तुम्हारे काम आएगा। तब सबसे छोटा भाई क्या कर रहा था? सबसे छोटा भाई यानी कि हरि एक गांव में पहुंचता है और वहां वो एक दर्जी से मिलता है और उससे वो कुछ सिलाई का काम सिखाने के लिए कहता है। दर्जी ने कहा, बेशक, क्यों नहीं। हरि दर्जी के घर पे रहने लगा और उससे बारीकाई से काम सीखने लगा, जैसे कि सुई में धागा कैसे डालते हैं, कैसे सिलाई करते हैं। समय के साथ हरि कड़ी मेहनत करके साल भर में बहुत कुछ सीख गया और अब वो वापस अपने घर जा रहा था। दर्जी ने उसे साथ में सुई धागा ले जाने को बोला और साथ में ही उसे सिलाई की सीख देते हुए कहा कि तुम इसे ऊन से भी नरम रखना और लोहे से भी मजबूत, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारी सिलाई को कोई भी नहीं देख पाएगा। चारों भाई अपने निर्धारित की हुई जगह पर पहुंचे जहां से वो साल भर पहले अलग चले थे। वहां से मिलकर वो चारों भाई अपने घर जाते हैं और पिताजी को एक एक करके सब अपने सीखे हुए हुनर के बारे में बताते हैं। एक दिन वो अपने घर के सामने एक वृक्ष के नीचे जाते हैं और वहां उनके पिताजी उनका अपने सीखे हुए हुनर की निपुणता के बारे में देखना चाहते थे। पिताजी ने कहा, यह वृक्ष के ऊपर एक पक्षी का घोंसला है। मोनू, तुम मुझे अपने दूरबीन से बताओ कि
उसमें कितने अंडे हैं? मोनू ने देख के बताया, 4 अंडे हैं पिताजी। फिर पिताजी ने राजू से कहा, राजू, पक्षी अंडे को सहने के लिए उसके ऊपर बैठा है। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए और उस तरह से वो अंडे पक्षी के नीचे से निकाल दो। राजू ने बड़ी आसानी से कर दिखाया। अब पिताजी सुरेश को उसी अंडों को धनुष से सिर्फ 2 भागों में काटने को बोलते हैं। सुरेश ने चारों अंडों को धनुष और बाण की मदद से 2 भागों में काट दिए। अब पिताजी सबसे छोटे बेटे हरि को बोलते हैं कि अब तुम इस चारों अंडों को वापस से सिलाई करके जोड़ दो। हरि ने बखूबी सिलाई करके अंडों को जोड़ दिया और अब पिताजी ने राजू को वापस अंडे घोंसले में रखने को बोला। राजू ने अंडे वापस घोंसले में रख दिए और पक्षी को मालूम भी नहीं हुआ। इस तरह से चारों बेटों की निपुणता को परख के पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश हुए और कहा कि तुम चारों ने अपनी काबिलियत को बड़े अच्छे से दिखाया। एक हफ्ते बाद गांव में एक खबर फैली कि राजा की बेटी को कोई ड्रैगन उठा के ले गया है। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी मेरी बेटी को बचा के ले आएगा उसकी शादी मैं अपनी बेटी से करवा दूंगा। पिताजी ने अपने चारों बेटों को राजकुमारी को बचा के ले आने के लिए कहा। चारों बेटे पिताजी की बात को मानते हुए ड्रैगन और राजकुमारी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। मोनू ने अपने दूरबीन से जाना कि समंदर के उस पार एक द्वीप पे राजकुमारी बैठी है और उसकी गोद में ड्रैगन अपना सर रख के सोया हुआ है। फिर चारों बेटे राजा के पास जाते हैं और उससे एक नाव लेते हैं। नाव में बैठ के चारों बेटे चुपके से राजकुमारी के पास पहुंचते हैं और ड्रैगन को पता भी ना चले। इस तरह से राजू राजकुमारी को उठा के ले आता है। लेकिन जब चारों भाई राजकुमारी को नाव में लेके वापस जा रहे थे तब ड्रैगन ने उनको देख लिया और उन लोगों पर ड्रैगन ने हमला कर दिया। तभी सुरेश ने अपने धनुष और बाण की मदद से ड्रैगन को मार गिराया। लेकिन जब इतना बड़ा ड्रैगन समुंदर में गिरा तो उसके गिरने से समंदर की लहरें और तेज हो गई और नाव के 4-5 टुकड़े हो गए। 5 लोग इन टुकड़ों पर तैर रहे थे। तब सबसे छोटा भाई यानी कि हरि ने एक एक करके सारे नाव के टुकड़ों को सिलाई करके जोड़ दिया और नाव बना दी। इसी तरह से चारों भाई ने राजकुमारी को बचा लिया। अब राजा के कहे मुताबिक राजकुमारी को किसी एक के साथ शादी करनी होगी। लेकिन राजा के सामने ही चारों भाई एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए इस बात पे कि अब राजकुमारी के साथ किसकी शादी होगी। फिर राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। इस तरह से तुम में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। तुम्हें बदले में तुम चारों भाइयों को अपने राज्य का आधा हिस्सा देता हूँ। और इस तरह से उनके पास आराम से अपना जीवन गुजारने के लिए पैसा और बड़ा सा घर मिल गया था। तो अंत में पिताजी ने बताया कि तुम चारों का कठोर परिश्रम और मेहनत से आज तुम लोगों के पास सब कुछ है। अपने जीवन में बस इसी तरह से मेहनत किए जाओ और फल अपने आप मिलता जाएगा।